इस वीडियो में हमने स्टैट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीखना है। पहले स्टार्ट करते हैं कि पॉपुलेशन क्या चीज़ होती है। पॉपुलेशन जो है वो इज़ अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑल आइटम ऑफ इंटरेस्ट। इस पे जो है आइटम के ऊपर हमारा जोर है, क्योंकि हमने वर्ड आइटम का इस्तेमाल किया है। इससे मुराद ये है कि पॉपुलेशन जो है वो खाली इंसानों की नहीं है। पॉपुलेशन किसी ऑब्जेक्ट्स की हो सकती है, इवेंट्स की हो सकती है, इंसानों की हो सकती है। पॉपुलेशन में बी ऑफ ह्यूमंस की हो सकती है, पॉपुलेशन ऑब्जेक्ट्स की हो सकती है, पॉपुलेशन इवेंट्स की हो सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसकी एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास एग्जांपल इस तरह से है कि हम इंटरेस्टेड हैं हाइट ऑफ न्यूयॉर्कर्स में। हमारा जो इंटरेस्ट है वो है हाइट ऑफ न्यूयॉर्कर्स। इस केस में जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो रेजिडेंस ऑफ न्यूयॉर्क होगी। हमारी पॉपुलेशन होगी रेजिडेंस ऑफ न्यूयॉर्क। एक और एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि हम इंटरेस्टेड हैं जो गाड़ियाँ लंदन में चलती हैं उनके कलर्स के बारे में। सेकंड एग्जांपल में जो हमारा इंटरेस्ट है वो है कलर ऑफ लंदन कार्स। हेंस इस केस के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो इंसान नहीं होंगे बल्कि वो ऑब्जेक्ट्स होंगी, और दैट इज़ वो कार्स होंगी। हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो कार्स ऑफ लंदन होगी। हम पॉपुलेशन की स्टैट्स जो है वो निकाल सकते हैं। हम हर आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन गेट करके पॉपुलेशन की स्टैट निकाल सकते हैं। मगर ये याद रहे कि पॉपुलेशन की जो स्टैट निकालना है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और साथ साथ इस पर बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं। पॉपुलेशन का जो साइज़ है उसको हम कैपिटल N से रेफ़र करते हैं, और जो पॉपुलेशन का मीन है या पॉपुलेशन की जो एवरेज है, लेट्स से इस केस में हाइट्स की एवरेज या कलर को हमने नंबर असाइन किया हुआ है तो उस नंबर की एवरेज। जो पॉपुलेशन का जो मीन है उसको हम म्यू से रेफ़र करते हैं, और जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम सिग्मा से रेफ़र कर रहे होते हैं। अगर हमने पॉपुलेशन का मीन निकालना है तो उसके लिए मीन बेसिकली जो है वो एवरेज है, जैसे हम आम एवरेज निकालते हैं उस तरह से एवरेज है। मीन इज़ एवरेज जो हमने शुरू से सीखी हुई है कि सारे चीज़ों को हम ऐड करके और टोटल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसका फार्मूला इस तरह से है कि i = 1 से n तक, जो n पॉपुलेशन का साइज़ है, और हमने क्या करना है कि जो xi माइनस हमने करना है मीन डिवाइडेड बाय कैपिटल N। यहाँ पे जो xi है वो ith आइटम है पॉपुलेशन की। वो है जी ith आइटम ऑफ पॉपुलेशन।
और जो n है वो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन है। सो अब एक एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हम पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत निकालते हैं। इस एग्जांपल के अंदर जो फ्रेशमैन हैं उनकी एजेस का फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम गिवन है और हमने ये बताना है कि जो n की वैल्यू क्या है, यानी पॉपुलेशन का साइज़ क्या है। हमने बताना है कि पॉपुलेशन की मीन क्या है या एवरेज क्या है और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। सो n जो है वो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन पॉपुलेशन है। इस केस में जो आइटम्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम के मुताबिक हैं वो हैं 1 + 4 + 30 + 5 + 3। सो n विल बी इक्वल्स टू 1 + 4 + 30 + 5 + 3 और ये इक्वल्स टू होना चाहिए है 43 के। सो सेकंड हमने ये बताना है कि पॉपुलेशन का मीन क्या है या एवरेज क्या है। पॉपुलेशन का एवरेज ऐसे निकाल सकते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनकी एजेस को हम जो है n से डिवाइड करें। सो हमारे पास इस हिस्टोग्राम ग्राफ के मुताबिक हमारे पास 1 स्टूडेंट है जो 16 ईयर्स का है। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 × 16। टोटल स्टूडेंट मेरे पास जो है 1 है 16 का, तो मैंने बजाय इसके कि मैं जितने स्टूडेंट्स हैं उसी दफ़ा मैं 16 लिखूं, मैंने जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं 17 ईयर्स के जो प्रोबेबिलिटी का कोर्स ले रहे हैं, प्लस 30 स्टूडेंट्स हैं 18 ईयर्स के। सो मेजॉरिटी ऑफ क्लास जो है उनकी एज 18 ईयर्स है। सो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई स्टडी ईयर्स बीच में से स्किप किया है, इस वजह से वो अपनी एवरेज से छोटी उनकी एज है। सो प्लस जो मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं वो हैं 19 ईयर्स के, प्लस जो 3 स्टूडेंट्स हैं वो हैं 20 ईयर्स के, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 43, यानी n का साइज़ 43 है और ये इक्वल्स टू होगा 18.12 के। सो जो मेरी एवरेज है स्टूडेंट एज की मेरी क्लास की वो 18.12 है। सो अब मैंने जो है अपने स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो फार्मूला है वो ये वाला है। इस फार्मूले में बाय द वे यहाँ पे गलती है कि यहाँ पे स्केयर भी आना था, यहाँ पे स्केयर भी है, सॉरी अबाउट दैट। सो ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। सो स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले के मुताबिक हमने हर स्टूडेंट की एज में से जो एवरेज एज है वो माइनस करनी है, उसका स्केयर लेना है और फिर ये करते जाना है, सबका सम लेना है और सम का जो आंसर आएगा आखिर में उसको हमने n से डिवाइड करना है। सो बेसिकली हमने ये करना है कि यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट है 16 ईयर्स का, तो 16 में से मैंने जो एवरेज एज थी विच इज़ 18.12 को माइनस किया और इसका स्केयर लिया, प्लस सेकंड मेरे पास एक और मेरे पास स्टूडेंट्स हैं 17 ईयर्स के, तो मैंने 17 में से 18.12 को माइनस किया और इसका स्केयर लिया। अब क्योंकि मेरे पास टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं जो 17 ईयर्स के हैं, तो मैंने ये वाला काम 4 दफ़ा करना है। सो बजाय इसके कि मैं 4 दफ़ा लिखूँ, मैं इसको यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। प्लस मेरे पास जो हैं 30 स्टूडेंट्स हैं जो 18 ईयर्स के हैं, सो मैंने 30 × 18 - 18.12 होल स्केयर करना है। प्लस मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 19 ईयर्स के, 19 - 18.12 होल स्केयर, प्लस और मेरे पास जो है 3 स्टूडेंट्स हैं जो 20 ईयर्स के हैं, तो 20 - 18.12 होल स्केयर और ये सारे के सारा डिवाइड होगा n से और n जो है इस केस के अंदर वो 43 है। और इसका आंसर मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है कैलकुलेटर के बगैर निकालने के लिए। सो मैं इसका आंसर यहाँ से चेक करता हूँ, इस 0.7535, इसका आंसर है 0.7535।
तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 0.7535 का है। सो हमने जो है इस एग्जांपल के अंदर मीन भी निकाला और स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाला और हमने n के बारे में भी सीखा। सो अगर मेरे पास जो पॉपुलेशन है उसका साइज़ छोटा है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाऊँ। अगर मेरे पास मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो कि 43 स्टूडेंट्स हैं, सो मैं 43 स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा कर सकता हूँ, शायद उन्हें मजबूर कर सकता हूँ कि वो जो है अपनी एजेस के बारे में बताएं और मैं उनका डेटा इकट्ठा कर सकता हूँ। मगर अगर मैंने पूरे न्यूयॉर्कर्स के बारे में पता करना है, मेरे न्यूयॉर्क के अंदर न्यूयॉर्क की जो पॉपुलेशन है वो 8.4 मिलियन है और मैंने पूरे न्यूयॉर्क की हाइट के बारे में पता करना है, तो ये काफ़ी मुश्किल है कि सारे न्यूयॉर्क के हर एक के पास में जाऊं और उसकी हाइट जो है वो के बारे में पता करूं। पॉसिबल तो है मगर ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। तो यहाँ पे जो है ना सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि बजाय इसके कि मैं सारे न्यूयॉर्क के पास किया, मैंने न्यूयॉर्क के अंदर से एक सबसेट लिया। जो सबसेट है वो सैंपल होगा और उस सैंपल के बारे में डेटा इकट्ठा किया और जो सैंपल है वो न्यूयॉर्कर्स का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। सो इसके लिए जो है मे बी ये वाला पोर्शन जो बोर्ड का ऐसे क्लियर करते हैं। सो सैंपल जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव सबसेट है पॉपुलेशन का। सो सैंपल जो है वो सबसेट होता है पॉपुलेशन का और हम इसलिए इसको यूज़ कर रहे हैं कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और हम पूरी पॉपुलेशन का हमारे पास शायद एक्सेस भी ना हो। और जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज़ आइडली जो प्रॉपर्टीज़ पॉपुलेशन की है वो सैंपल की होनी चाहिए, आल्दो कि ये जो है इसको अचीव करना जो है वो नियर इम्पॉसिबल है। तो सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव इसका मतलब है वो यूनिफॉर्म डेटा ड्रॉ करे पॉपुलेशन से। हमें वही एग्जांपल को लेके आगे चलते हैं कि अब हमारे पास ये स्टूडेंट्स की एजेस हैं और हमने इनके सैंपल्स लेने हैं। आल्दो कि ये एग्जांपल इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, शायद हमें न्यूयॉर्कर्स की जो है हाइट का सैंपल लेना चाहिए, मगर इस एग्जांपल को जो है ना एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान है। हमने सैंपल लिया, इससे सैंपल का नाम हम x1 कहते हैं और x1 जो है इसके अंदर हमने 4 एलिमेंट्स हैं। x1 के अंदर हमने सैंपल का साइज़ 4 है। हमारे पास हमने एक स्टूडेंट लिया, उसकी एज पूछी, उसकी एज 16 थी। एक और स्टूडेंट लिया, उसकी एज 17 थी। एक और स्टूडेंट की एज 17 थी और एक और स्टूडेंट की एज 17 थी। हमारे पास 3 स्टूडेंट्स की एज 17 थी और एक स्टूडेंट की एज 16 थी। आल्दो कि ये काफ़ी लेस लाइकली है क्योंकि हमारे पास 17 के खाली 4 स्टूडेंट्स हैं, मगर पॉसिबल है। तो ये इतना अच्छा सैंपल नहीं है, मगर मैं एक सैंपल ले लिया। तो ये सैंपल जो है ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है वो लेना काफ़ी मुश्किल होता है, मगर हमारे पास एक सैंपल आ गया। इस सैंपल का जो मीन है उसको हम हमारे पास क्योंकि ये x1 था तो हम इसे x1 बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x1 बार क्या है, वो है 16 + 17 + 17 + 17 डिवाइड बाई 4। इसके एवरेज है और x1 बार का आंसर आता है 16.75। अब क्योंकि ये सैंपल जो है रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो उसका आइडिया ये है कि हम बजाय कि एक सैंपल लें हम मल्टीपल सैंपल्स लेते हैं। हम एक सैंपल पर गुजारा नहीं करेंगे, हमने मल्टीपल सैंपल लिया। तो हम और सैंपल कैसे लेना है कि विद रिप्लेसमेंट। इसका मतलब है कि अगले सैंपल जो है उसके अंदर भी ये वाला स्टूडेंट दोबारा से आ सकता है। ये नहीं कि हमने स्टूडेंट जो है उसको पॉपुलेशन से निकाल लिया और किसी अगले सैंपल में नहीं आ सकता। तो ये विद रिप्लेसमेंट जो है ना हम सैंपल पॉपुलेशन से ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने जो है 5 दफ़ा डिफरेंट सैंपल्स लिए और हर सैंपल का मीन निकाला। आल्दो कि एक सैंपल जो है बजाते खुद वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हो सकता है वो सैंपल स्क्यू हो, यानी कि जो है डेटा को वो पॉपुलेशन डेटा को सही तरह रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मगर जब मैं ज़्यादा सारे सैंपल्स लूँगा और उन सैंपल्स के मीन का मीन निकालूँगा, यानी कि अगर मैं इन सारों के मीन को प्लस करके, यानी कि
x1 प्लस x1 बार प्लस x2 बार प्लस x3 बार प्लस x4 बार प्लस x5 बार डिवाइडेड बाय x5। तो ये मेरे पास जो है मीन का मीन आ गया। तो जो मीन का मीन होगा वो जितने अगर मैं सैंपल्स का साइज़ बढ़ाऊंगा तो वो पॉपुलेशन के मीन की तरफ कन्वर्ज होता जाएगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा सैंपल्स लूँगा तो मुझे पता लगेगा कि जो सारे सैंपल्स के मीन्स का मीन्स आ रहा है वो इक्वल्स टू हो जाएगा पॉपुलेशन के मीन्स के बराबर। सो इस केस के अंदर मैंने खाली 5 सैंपल्स लिए हैं और जो इन सब का के मीन्स का मीन है, सो बेसिकली ये जो है मीन्स का मीन है। सो ये है मीन ऑफ सैंपल मीन्स, ये इक्वल्स टू आ रहा है इस केस के अंदर 18.1। सो जो पॉपुलेशन के मीन के काफ़ी करीब है। पॉपुलेशन का मीन हमारे पास आ रहा था 18.12। सो इस तरह से हमारे पास एक नई डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है जिसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास पूरी पॉपुलेशन थी और हमारे पास हर जो है एक जो आइटम था वो उसकी एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था और पूरी पॉपुलेशन थी एक रैंडम वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो रही थी। हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर हमको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट किस्म की हो सकती है, मगर यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। उसके अंदर जो हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है जिसका हर इंस्टेंस जो है वो किसी सैंपल का मीन है। सो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है उसको हम कैपिटल X बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रैंडम वेरिएबल हमारे पास ये है और रैंडम वेरिएबल जो है ये वैल्यूज़ ले रहा है कि जो इसके जो रेंज आप समझ लें वो इस तरह से है कि x1 बार यानी कि जो पहला हमारे पास सैंपल है उसका मीन और x2 बार के दूसरा सैंपल का मीन और x3 बार तीसरे सैंपल का मीन और सो ऑन सो फॉर्थ। तो हमारे पास अगर हमने लेट्स से m सैंपल्स लिए हैं तो हमारे पास m सैंपल्स के मीन जो हैं वो रैंडम वेरिएबल x का हिस्सा होंगे। तो x जो है वो इस रेंज से वैल्यूज़ उठा रहा होगा। सो हमारे पास रैंडम वेरिएबल x आ गया। जो रैंडम वेरिएबल x है इसका जो मीन है यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मीन ऑफ मीन्स। सो मीन ऑफ ऑल सैंपल्स मीन इज इक्वल्स टू, यानी कि जो इस रैंडम वेरिएबल का मीन है उसको हम कहेंगे म्यू और x बार। सो ये हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन को हम म्यू x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसके एवरेज, उसके स्टैंडर्ड डिवीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा x बार। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फार्मूला है ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो इस तरह से है कि सिग्मा आई इज़ इक्वल्स टू 1 टू m, क्योंकि हमारे पास m जो है एलिमेंट्स हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास आएगा कि जी xi जो कि xi बार जो कि एक एलिमेंट है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का माइनस जो इसके मीन है स्टैंडर्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू x बार होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय m-1। सो अब ये करते हैं कि चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए हम बोर्ड को साफ़ करते हैं और फिर जो अभी तक किया है उसकी समरी लिखते हैं और समरी लिखने के बाद एक एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हम जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी। पहले हमने बात की थी पॉपुलेशन की।
सो हमने कहा था जो पॉपुलेशन है उसके अंदर सारा कुछ होता है, तो पॉपुलेशन इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट. सो पॉपुलेशन इंक्लूड एवरीथिंग, सो इट हैज़ एवरीथिंग या एवरी आइटम में भी. सो पॉपुलेशन हमारे पास ये आ गई. एज़ कंट्रास्ट टू दैट, जो हमारे पास सैंपल होता है वो एक सबसेट है पॉपुलेशन का. सो हमारे पास सैंपल के अंदर सारा कुछ नहीं होता है, बल्कि ये एक सबसेट है पॉपुलेशन का. हमारी कोशिश ये होती है कि जो सैंपल है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो पॉपुलेशन का, मगर जो सैंपल को रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन का होना काफ़ी मुश्किल काम है. इस वजह से हम जो है बहुत सारे सैंपल्स चूज़ करते हैं बजाय एक के. मगर उसकी तरफ बाद में आते हैं. पहले ये देखते हैं कि जो पॉपुलेशन का साइज़ है उसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं. जो सैंपल का साइज़ है एक सैंपल का, उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्मॉल n रिप्रेजेंट करेगा कि सैंपल का क्या साइज़ है. सो जो पॉपुलेशन का मीन है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बेसिकली पॉपुलेशन का एवरेज है. जो हमारे पास चीज़ इंटरेस्ट है उसकी एवरेज है. इस तरह से जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. और इसका फार्मूला क्या था? सिग्मा इज़ इक्वल्स टू आई इज़ इक्वल्स टू 1 to n साइज़ ऑफ पॉपुलेशन. और अगर पॉपुलेशन का हर आइटम जो है उसको हम एक्स आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. फिर हमने यहाँ पे कहा था कि जी जो सैंपल का एवरेज है, सैंपल का मीन है, जो एक सैंपल जैसे हमारे पास सैंपल आई सैंपल है, और जो आई सैंपल का मीन होगा, जो इसका जो मीन होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स आई बार से. और फिर हमने कहा क्योंकि एक सैंपल जो है वो एक पॉपुलेशन का टू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, तो हम एक के बजाय हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पर इन्हिसार करते हैं. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है कि हम बहुत सारे सैंपल्स लेके उनका एवरेज निकाल सकते हैं. सो हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम कैपिटल एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं. और हमारे पास इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी कि हमारे पास जो सैंपल 1 है इसका जो है मीन होगा, हमारे पास जो सैंपल 2 है इसका मीन होगा. यहाँ पे ये याद रहे कि ये जो सारे सैंपल हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ये सारे जो हमारे पास सैम्पलिंग मीन्स आ रहे हैं, इन सारे सैंपल्स का साइज़ सेम होगा. तो अगर x1 जो सैंपल था उसका साइज़ n है, तो x2 सैंपल का साइज़ भी n होगा, यानी कि सेम साइज़ के सैंपल होंगे. ये नहीं होगा कि हमारे पास कोई सैंपल छोटा है कोई सैंपल बड़ा है. और ये सारे सैंपल जो हैं ये एक ही पॉपुलेशन से आ रहे हैं, और ये विद रिप्लेसमेंट आ रहे हैं कि हमने पहले एक सैंपल कुछ सैंपल चूज़ किया और फिर वो सैंपल बाद में पॉपुलेशन का अभी भी हिस्सा है, फिर दोबारा से हमने जो है सैंपल चूज़ किया जिसमें कुछ पिछले सैंपल की चीज़ें दोबारा से आ सकती हैं विद इक्वल प्रोबेबिलिटी. सो हमारे पास इस तरह से सैंपल 3 का मीन और सो ऑन. तो हमारे पास जो है टोटल m सैंपल्स हैं, और हमारे पास m सैंपल्स का जो है ना वो मीन जो है वो मिला के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है. सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स. हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन का भी बना सकते हैं और चीज़ों का भी बना सकते हैं. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स. सो इसका जो मीन है उसको हम म्यू और एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको आप कह सकते हैं कि ये मीन है ऑफ सैंपल्स मीन्स का. सो इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बेसिकली इन सब की एवरेज है. सो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इन सबको ऐड करेंगे और m से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. तो हमने बेसिकली i इज़ इक्वल्स टू 1 से m तक जाना है, एक्स आई बार को ऐड करना है, और जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमने m से डिवाइड करना है.
तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। जो हमारे पास डिफरेंट चीज़ है वो इसका स्टैंडर्ड डिवीएशन है। स्टैंडर्ड डिवीएशन को हम सिग्मा एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टैंडर्ड डिवीएशन का जो फार्मूला है वो ऊपर तो इससे मिलता जुलता फार्मूला है, मगर नीचे हमने n-1 लिखना है। सो हमारे पास फार्मूला इस तरह से है कि सम है i इज इक्वल टू 1 से लेकर क्योंकि हमारे पास m आइटम्स हैं तो m तक, और यहाँ हम लिखेंगे कि जी एक्स आई बार, यानी कि ये जो एक आइटम है ये माइनस जो सैंपल का मीन्स का मीन्स है, सो एक्स बार सॉरी म्यू एक्स बार डिवाइडेड बाय m-1। तो हमने टोटल में से 1 माइनस करके उससे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डिवीएशन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। सो अब हम एक एग्जांपल करते हैं। सो इस एग्जांपल में मेरे पास 5 सैंपल्स हैं। तो 5 सैंपल्स हैं जो कि स्टूडेंट्स की एजेस के बारे में हैं, और मैंने हर सैंपल का जो मीन है वो निकाल लिया। अब मैंने क्या करना है कि इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है, फिर मैंने ये बताना है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या है। तो जिसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आएगी उसको हम क्योंकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स है तो उसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो होंगे जी हमारे पास x1 बार होगा, x1 बार इज इक्वल टू 16.75, हमारे पास जो है x2 बार होगा which is 18.25, x3 बार होगा which is 18.75, हमारे पास x4 बार होगा which is 18 and x5 बार होगा which is 18.75। हम इनका जो है इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल सकते हैं, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है उसको हम म्यू एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो इक्वल टू होगा 16.75 प्लस 18.25 प्लस इन सबको ऐड करना है तो 18.75 प्लस 18 प्लस 18.75 डिवाइड बाय 5, और इसका आंसर आएगा 18.1। फिर हमने जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालना है, और जो स्टैंडर्ड डिवीएशन हमारे पास है उसके लिए आई माइट हैव टू क्लियर सम पार्ट ऑफ द बोर्ड, हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। सो जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीएशन है उसको हमने सिग्मा एक्स बार से रिप्रेजेंट किया, और वो इक्वल टू होगा कि जी 16.75 माइनस 18.1 जो कि मींस इसका स्क्वायर प्लस 18.25 माइनस 18.1 होल स्क्वायर प्लस 18.75 माइनस 18.1 होल स्क्वायर प्लस 18 माइनस 18.1 होल स्क्वायर प्लस 18.75 माइनस 18.1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m-1। टोटल मेरे पास 5 एलिमेंट्स थे, तो 5 माइनस 1 इज़ 4, सो मैंने इसको 4 से डिवाइड करना है, और फिर इसको मैं हल करूँगा, जो कि मैं शायद ज़बानी करना मेरे लिए मुश्किल है। सो आई हैव टू सी क्या इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा जी 0.8216, इसका आंसर आता है 0.8216। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान का फ़र्क पता लग गया होगा। सो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।